सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज हम मधुलिका का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है रथ चक्कर, जिसे लिखा हुआ है हिमांशु जोशी ने। और ये उनकी 71 कहानियों में से एक कहानी है। तो आओ इसके बारे में देखते हैं कि हिमांशु जी क्या बोल रहे हैं। बोलते ये कहानी उदाहरण है सच्चे मन से अपने कर्तव्य निभाने का और जीवन में कभी हार ना मानने का। कहानी का एक एक पात्र आदर्श के रूप में प्रस्तुत होता है। बुजुर्ग बाबा जी अपने बुढ़ापे को कर्तव्य पालन की राह में रोड़ा नहीं बनने देते, तो लेखक बचपन की मौज मस्ती भूलकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है। युवा होने पर लेखक के कंधों पर अपने शहीद बड़े भाई की विधवा तथा बच्चों की जिम्मेदारी आन पड़ती है, जिसे वह सहज भाव से स्वीकार करता है। यह कहानी कर्तव्यनिष्ठ होने के साथ साथ आशावादी होने का संदेश भी दे जाती है। अर्थात इस कहानी में बताया है कि किस प्रकार से मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अर्थात अपनी जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए। बोलता पीली पीली धूप निखरने लगती है, चीड़ के लंबे लंबे पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं, बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां पिघलते सोने की तरह चमक रही हैं। धुंधलके के उस पार मैं कुछ खोज रहा हूँ, पर स्पष्ट कुछ दिखता नहीं। आज वर्षों बाद मैं फिर आया हूँ, जहाँ अपने घर जहाँ के कण कण में शैशव, शैशव होता है बचपन की कितनी ही हर्ष विषाद होता है दुख सुख मिश्रित स्मृतियां होती है यादें बिखरी पड़ी हैं। पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब हम छोटे थे। माँ का बिलख बिलख कर रोना, दीदी के कभी न थमने वाले आंसू, बाबा का कोरा कागज सा सफेद चेहरा आज भी अनायास होता अपने आप याद आते हैं। तो अजीब सिहरन होता कंपन सी होती है और मैं कांप उठता हूँ। ये अपने बचपन के बारे में लेखक बता रहा है कि किस प्रकार से उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ जो है तो वो टूट पड़ा था। बोलता मैं तब कनू के बराबर था, देहरी होता चौखट के पास माँ सिर झुकाए बैठी थी। बाबा पत्थर की तरह गुमसुम हो गए थे, एक भी शब्द बोल ना पा रहे थे। दीदी मुझे गोद में उठाए चुपचाप रो रही थी, बस रोए ही जा रही थी। पिताजी की अकाल होता अचानक मृत्यु मतलब मौत ने बाबा को और बूढ़ा बना दिया था। हाथ पांव अब आदि चल ना पाते थे। स्मृति होता जाते भी अब किसी सीमा तक साथ छोड़ रही थी। बातें करते करते बहक उठते, बार बार कोई बात बताने पर भी भूल जाते। अर्थात ये उनके दादाजी के बारे में बताया कि जब लेखक के पिता का देहांत हो जाता है तो सबसे ज्यादा जो शोक प्रकट करता है वो कौन करता है, उसके दादाजी करते हैं। बोलता दुकान का जितना उधार जिनके पास था उन सब ने ठेंगे दिखला दिए थे। ठेंगे दिखलाना मना करना, मतलब चीज देने से मना करना। सगे संबंधियों ने सहायता करना तो अलग रहा, पिताजी की आकस्मिक मौत पर पूरा लाभ उठा लिया था। मतलब पिताजी की जो अचानक मौत हुई थी उनका पूरा लाभ उठा लिया था। दोबारा अपनी रकमें वसूल करने से वे चूके ना थे। किसी पड़ोसी दुकानदार ने ग्राहक तोड़ लिए थे, किसी ने अपने बगल होता अपने आसपास की हमारी जमीन दाब ली थी। घर बाहर के सभी लोग जैसे हमें नोचने के लिए खड़े हो गए थे। कोई भी तो अपना नहीं दिखता था। बाबा बूढ़े थे, हम छोटे थे। ये लेखक अपने बचपन के बारे में बता रहा है कि जब उनके पिता का अचानक देहांत हो जाता है तो किस प्रकार से आस पड़ोस वालों ने वे उन्हें दबाना शुरू कर दिया, और उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उनसे जो थे रकमें जो थी पैसे जो थे पहले भी वसूल कर लिए थे और दोबारा फिर वसूल करने शुरू कर दिए थे। बोलता एक दिन बाबा ने बड़े भैया को बुलाया, पता नहीं क्या कहा कि बड़े भैया सारा दिन उदास रहे। शाम को जब खेत से लौट रहे थे तो भैया बोले, जीतू मैं पढ़ने अल्मोड़ा जाऊं तो तुम घर का काम देख लेगा, तू घर का काम देख लेगा। मेरी समझ में बात नहीं आई नहीं। भैया पढ़ने जाएं ये ठीक है, लेकिन घर में मुझे क्या देखना है और कैसे? तू सारा दिन इधर उधर मित्रों के साथ घूमता रहता है, देख ना बाबा बूढ़े हो गए,
इतना बड़ा कारोबार, दुकान में उनसे अधिक काम हो नहीं पाता। मुनीम रखते हैं लेकिन वे भी लूट खसोट में कसर नहीं छोड़ते। स्कूल से लौटकर सीधा घर आया करना, किसी काम में मदद कर देना, इससे बाबा को बड़ा सहारा मिलेगा। जहाँ पे बताया हुआ है कि लेखक का जो बड़ा भाई था वो बोलता है अपने मतलब लेखक को बोलता है कि मैं पढ़ने के लिए अल्मोड़ा जा रहा हूँ और आपने मतलब दादाजी के साथ घर के कामों में हाथ बंटाना है। तो आगे बोलता है, बड़े भैया का स्वर भीग आया था। वे उसी बहाव में आगे बोले, ऐसा कोई भी तो नहीं जिसकी हम सहायता ले सकें। बोलता है कि हमारा आसपास ऐसा कोई भी नहीं दिखता जिससे हम अपनी मतलब सहायता ले सकें। पिताजी हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे बोल रहा है कि पिताजी हमें पढ़ाना लिखाना चाहते थे ना। बाबा कहते हैं कि मैं आगे पढ़ूं। पिताजी जिस तरह सारे काम चलाना चाहते थे वैसे ही सब चले। बाबा का दिल नहीं दुखाना है। मैं खूब परिश्रम करूंगा, तू भी पढ़ने में मेहनत कर। बेकार का घूमना फिरना छोड़कर खाली समय में घर का काम देख। छुट्टियां मिलते ही मैं भी घर आ जाया करूंगा। जहाँ पे लेखक का भाई बता रहा है उसको, लेखक को, कि मैं जब पढ़ने के लिए चला जाऊंगा तो तूने स्कूल से सीधे घर आना है। घर में आकर जो है दादाजी के साथ काम करना है और इधर उधर घूमते नहीं रहना। जब छुट्टियां पड़ेंगी तो मैं भी घर में आ जाया करूंगा। आगे बोलता, और बड़े भैया सचमुच एक दिन चल पड़े। घोड़े पर उनका सामान लादा गया। पुल पार तक बाबा लाठी टेकते टेकते उन्हें पहुंचाने गए। बड़े भैया से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। बड़े भैया उम्र में मुझसे केवल 3 साल बड़े थे, लेकिन लगता था कि पिताजी की अकाल मृत्यु ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। फिर काम में डूब गए थे। बाबा ना दिन देखते ना रात, कभी कुछ भी कमी ना आने दी उन्होंने। जिस तरह मेहमान पहले आते थे उसी तरह फिर आने लगे। बहू बेटियां जो भी घर आती बाबा उसी तरह लुटाते जिस तरह पिताजी लुटाया करते थे। पाठशाला और अस्पताल के चंदों में अभी भी उतनी ही रकमें दान दी जाती थी जितनी पहले दी जाती थी। लगभग साल भर बाद बड़े भैया का परीक्षा परिणाम आया तो बाबा की बूढ़ी आंखों से प्रसन्नता के आंसू छलक आए। प्रथम स्थान पाया था उन्होंने। वजीफा भी मिलने लगा था। बाबा सबसे अपने पोते का बखान करते, बहुत परिश्रमी है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। अर्थात जहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जब लेखक का भाई जो है वो पढ़ने के लिए चला जाता है और वहाँ पर वो कड़ी मेहनत करता है और जो उसका परीक्षा परिणाम आता है वो बहुत अच्छा आता है, तो उसको देखकर उसके जो दादाजी थे वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो आज हमने जहाँ तक पढ़ा है कि किस प्रकार से लेखक का जो परीक्षा परिणाम जो है अच्छा आता है, जिससे उसको वजीफा भी मिलने लगा है और उसको देखकर दादाजी बहुत खुश थे। तो इसको आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। कल हम आगे की पढ़ेंगे।